ओके ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी का इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अब इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या होता है? इरोजनल लैंडफॉर्म्स का मतलब रहता है कि अपरदन कार्य द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो अब कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी में इरोजन कैसे होता है, पहले हम वो देखेंगे कि इरोजन कास्ट जियो मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर जब पानी धरती के अंदर जाता है तो इरोजन वर्क कैसे होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इरोजन वर्क होने के लिए जैसे कि अगर हम धरती के अंदर जा रहे हैं, पानी धरती के अंदर क्रैक से होके जा रहा है, तो सबसे पहले तो हम हमें पता होना चाहिए कि जब धरती के अंदर पानी जाता है तो उसकी स्पीड काफी कम रहती है, वो बहुत ही धीमी गति से अंदर की ओर जाता है। क्रैक से अगर होके जा रहा है या अगर कोई मतलब वहां पर पोरस रॉक्स है उससे होके जा रहा है तो उसका जो गति है, उसका जो फ्लो है वो बहुत ही धीरे होता है। तो उतना धीरे गति में भी इरोजन वर्क होता है। कैसे इरोजन वर्क होता है? ये इरोजन वर्क होता है सॉल्यूशन की वजह से। जैसे कि अगर हम रेन वाटर को देखें, रेन वाटर में क्या होता है, वो किस किस से बना होता है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन से बना होता है, H2O। ठीक है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है, और रेन वाटर में क्या होता है? रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स रहता है क्योंकि एटमॉस्फेयर से होके वो ट्रेवल करके आ रहा है। ठीक है, जो भी रेन वाटर गिर रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स हो जाता है। तो क्या होता है, वो केमिकली वो बहुत ही ज्यादा आपका मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है प्लस वाटर खुद मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। तो ये दोनों केमिकल जब धरती पर आते हैं और धरती पर अगर उसको उस तरह का केमिकल कॉम्पोजिशन मिले जो कि डिसॉल्व हो जाए पानी में, क्योंकि पानी ऐसा चीज है जिसमें कि सब चीज डिसॉल्व हो जाता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो जब भी हम पानी जब हम धरती पर आता है तो वो भी डिसॉल्व हो जाता है। जो भी चीजें उसमें घुलनशील होती है वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो अंडरग्राउंड वाटर में जो इरोजनल वर्क होता है वो होता है ड्यू टू सॉल्यूशन, मतलब कि उसके घुलनशील प्रक्रिया के कारण इरोजन वर्क होता है। ठीक है, तो जब भी रेन वाटर सरफेस पर पड़ता है और वो अंदर की ओर जाता है तो रेन वाटर पे जो भी केमिकल रहते हैं वो धरती के केमिकल से जो मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल अगर हम क्ले को भी देखें तो क्ले भी पानी में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर बहुत ही महीन क्ले होता है तो वो भी पानी में डिसॉल्व हो जाता है। इवन अगर बहुत बड़ा पत्थर भी है और अगर हम उसे बहुत दिन तक हम पानी में रखें तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें काई लग जाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वो काई जो है वो उसको पूरा मतलब उसका जो है उसको बहुत ही वीक कर देती है। और कुछ समय बाद मतलब हम जैसे कि घरों में अगर हम देखते हैं जहाँ पर बहुत पानी जमा रहता है तो वहां पर क्या होता है, काई जम जाती है। और काई को अगर हम साफ करते हैं तो आप देखोगे कि सरफेस जहाँ पर काई जमी थी वहां हल्का क्रैक आ जाता है। क्यों क्रैक आ जाता है? क्योंकि काई अपनी जड़ों को फैलाने के लिए क्या करता है, वो छोटे छोटे क्रैक्स में घुस जाता है और वो क्या करता है, जो भी सरफेस है वो हार्ड सरफेस है उसको वो ढीला कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो होता है। ये तो काई जो है वो इट इज प्लांट किंगडम में आता है, लेकिन वाटर भी जो है वो डायरेक्टली इरोजन वर्क करता है। अगर जहां से पानी होके गुजर रही है वहां पर कुछ ऐसा एरिया है विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब वाटर में वो घुलनशील है। तो ऐसा कौन सा सरफेस है विच इज वेरी मच सॉल्यूबल इन वाटर? वो है लाइमस्टोन वाला एरिया। लाइमस्टोन जो है वो ऐसा केमिकल से बना हुआ है, लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है ना, उसमें कैल्शियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। तो कैल्शियम क्या होता है, जैसे कि चौक, चौक आपने देखा होगा। चौक क्या होता है, जैसे ही आप चौक को पानी में डालिएगा वो तुरंत घुल जाता है, तो उसमें कैल्शियम रहता है। तो जिस एरिया में लाइमस्टोन का जमाव है उस एरिया से अगर पानी होके गुजरता है, अंडरग्राउंड वाटर होके, वाटर मान लीजिए नदी ही गुजर रही है, तो व्हाट विल हैपन, वो एरिया में मतलब कास्ट टोपोग्राफी या अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी या लाइमस्टोन टोपोग्राफी भी हम कहते हैं, उसका निर्माण हो जाता है।
ठीक है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि अंडरग्राउंड वाटर का कैसे, किस तरह से अंडरग्राउंड वाटर काम करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जो सॉल्यूशन प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन का मतलब होता है अनाच्छादन। अनाच्छादन का मतलब होता है, denudation involves the process that causes wearing away of earth surface by moving water। मतलब wearing away, मतलब wearing away का मतलब होता है कि उसको वो डिसॉल्व कर लेगा या उसको बहा के ले जाएगा। अर्थ सरफेस को क्या करेगा, बहा के ले जाएगा। कौन बहा के ले जाएगा, मूविंग वाटर या मूविंग आइस या विंड या वेव्स। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारा जो भी इरोजन वर्क हो रहा है इट इज ड्यू टू वाटर। तो अभी हम वाटर पे ध्यान दे रहे हैं। तो वाटर की वजह से, जैसे कि अर्थ सरफेस में कोई भी मूविंग वाटर है, नदी है, मूविंग वाटर में क्या आएगा, नदी है। ठीक है। तालाब में डेन्यूडेशन उतना नहीं होता, क्योंकि तालाब में या झील में क्या होता है, पानी एक जगह पर ठहरा रहता है। लेकिन जो नदी होती है वो हमेशा फ्लो होते रहती है। तो मान लीजिए कोई नदी फ्लो हो रही है, मूविंग वाटर है, और उसके रास्ते में लाइमस्टोन का जमाव आ गया, मतलब लाइमस्टोन ऐसा एरिया आ गया जो कि लाइमस्टोन से बना हुआ है। तो क्या होगा, जैसे ही पानी उस सरफेस से होके गुजरेगी वो तुरंत डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो डिसॉल्व होते होते व्हाट विल हैपन, वो डिसॉल्व होते होते वहां पर मतलब कि वो जो वाटर है वो डिसॉल्व होते होते अंडरग्राउंड चला जाएगा एंड इट विल फॉर्म एन अंडरग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है। तो इस तरह से वाटर टेबल हो जाता है। तो जैसे कि कल हम लोग बात कर रहे थे अंडरग्राउंड वाटर की, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि बारिश होती है और धीरे धीरे पानी जाता है अंदर। ठीक है। और उसके बाद आपका पानी अंदर जाने के बाद इट विल फॉर्म वाटर टेबल। हम लोग देखे थे एक्वीफर्स के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है। एक्वीफर्स बनते हैं, फिर आपका आर्टिसंस वेल बनते हैं। ठीक है। तो वहां पर लैंडफॉर्म्स नहीं बनते हैं, क्योंकि आपका वहां पर लाइमस्टोन का जमाव नहीं है। ठीक है। कि वहां पर लाइमस्टोन का जमाव नहीं है, लेकिन वहां पर क्या क्या है, वहां पर पोरस रॉक्स है, वहां पर परमिएबल रॉक्स है। तो उस तरह के रॉक्स अगर हैं तो वाटर टेबल नॉर्मल बनेगा। ठीक है। इट विल नॉट डू एनी इरोजनल वर्क। ठीक है। बहुत कम इरोजनल वर्क करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो रॉक्स हैं वो उतने ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। सॉल्युबल है बट उतना नहीं है कि वो पूरा घुलनशील हो जाए। लेकिन जैसे कि लाइमस्टोन वाला एरिया जहां पर भी आ जाता है, मान लीजिए कि अगर कोई एरिया है जहां पर लाइमस्टोन है, तो वहां पर वाटर टेबल कैसे बनेगा, वहां पर वाटर टेबल सबसे पहले तो जो सरफेस है जहां से पानी गुजर रहा है, वहां पर पहले तो सरफेस को ही वो अपना इरोजन वर्क कर देगा। क्यों सरफेस को इरोजन वर्क करेगा, क्योंकि वो एरिया ही आपका लाइमस्टोन वाला एरिया। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लाइमस्टोन वाला एरिया में कास्ट टोपोग्राफी या लाइमस्टोन टोपोग्राफी बनती है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इरोजन वर्क होने के लिए, मतलब कास्ट टोपोग्राफी या लाइमस्टोन टोपोग्राफी बनने के लिए कौन कौन से कंडीशन जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब कौन से कंडीशन रहेंगे तब जा करके वहां पर लाइमस्टोन टोपोग्राफी बनेगा। ठीक है। तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एसेंशियल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कास्ट टोपोग्राफी, मतलब कास्ट टोपोग्राफी बनने के लिए कौन सी मुख्य मतलब कंडीशंस जो है वो जरूरी है, मतलब वो होगा तभी लाइमस्टोन का लैंडफॉर्म बनेगा, अदरवाइज इट विल नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ लाइमस्टोन का टोपोग्राफी। ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे जैसे कि पहला है कि लाइमस्टोन मस्ट बी मैसिव, थिक, bedded, hard and well cemented। ठीक है। and well joined। इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा देखेंगे हम लोग। इसका मतलब हो गया कि लाइमस्टोन मस्ट बी मैसिव, मतलब लाइमस्टोन का एरिया जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होना चाहिए, सबसे पहला। उसके बाद लाइमस्टोन का जो जमाव है, थिक बेडेड, मतलब लाइमस्टोन का जो जमाव है वो बहुत ही थिक होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि केवल ऊपरी हिस्से में लाइमस्टोन का जमाव है, धरती के ऊपरी हिस्से में लाइमस्टोन का जमाव है और वहां निचले हिस्से में कोई और तरह का स्टोन है। मतलब आप देखोगे कि देयर आर लेयर्स ऑफ रॉक्स। ठीक है। एक लेयर होता है, दूसरा लेयर होता है, तीसरा लेयर होता है।
ठीक है। तो जो लाइमस्टोन का लेयर है उसको बहुत ही थिक होना चाहिए, मतलब अगर धरती के नीचे अगर 4 लेयर मिलते हैं तो उन चारों लेयर में लाइमस्टोन का जमा होना चाहिए, तभी आपका लाइमस्टोन टोपोग्राफी फॉर्म होगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर मान लीजिए सिर्फ एक फर्स्ट लेयर में मान लीजिए लाइमस्टोन का जमाव है, देन व्हाट विल हैपन कि जैसे ही नदी वहां से गुजरेगी वो लेयर को डिसॉल्व करते हुए ले जाएगी और वहां पर कोई लाइमस्टोन का टोपोग्राफी नहीं बनेगा, क्योंकि जितना लाइमस्टोन था सब तो पानी के साथ बह गया और उसके नीचे मान लीजिए कोई अदर टाइप का रॉक है जो कि लाइमस्टोन नहीं है, जो कि पानी के द्वारा घुलनशील नहीं है, तो वहां पर कोई लाइमस्टोन टोपोग्राफी नहीं फॉर्म होगी। तो इसीलिए लाइमस्टोन अगर मतलब टोपोग्राफी होना है, देन आपका लाइमस्टोन का जो बेड है, मतलब लाइमस्टोन का जो लेयर है वो 2-3 लेयर में होना चाहिए। मतलब धरती के नीचे अगर मान लीजिए 4 लेयर है तो चारों लेयर में लाइमस्टोन का जमाव होना चाहिए, तभी जाकर के लाइमस्टोन टोपोग्राफी का निर्माण होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि लाइमस्टोन जो है वो मतलब कि पोरस नहीं होना चाहिए। पोरस का मतलब है घुलन, मतलब पोरस का मतलब है कि पोरस का मतलब है पानी को सोखने वाला, ठीक है। तो अगर पानी को सोख लेगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो लाइमस्टोन शुड नॉट बी पोरस, ठीक है। लाइमस्टोन should not be इसका कहने का मतलब क्या है, लाइमस्टोन जो है वो पानी को सोखने वाला नहीं होना चाहिए, पानी में घुलनशील होना चाहिए, ये ध्यान देना है, ठीक है। और क्योंकि अगर मान लीजिए वो सोख लेगा, देन व्हाट विल हैपन, अगर वो सोख लेगा तो वो पूरा एरिया जो है वो गीला हो जाएगा एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, वो एरिया धंस जाएगा, ठीक है, उस तरह से हो जाएगा। तो इसलिए पोरस नॉट शुड नॉट बी पोरस, लेकिन परमिएबल होना चाहिए, बट इट शुड बी परमिएबल इन नेचर। परमिएबल इन नेचर, परमिएबल का मतलब क्या होता है कि अपने बीच से होकर के वाटर को जाने दे। तो उससे क्या होता है, जब वो वाटर धीरे धीरे जाएगा तो व्हाट विल हैपन, वो अपने आसपास के एरिया में अगर लाइमस्टोन का जमाव है तो उसको घुलते जाएगा, मतलब वो डिसॉल्व होते जाएगा पानी में, वो फाइनली घुल जाएगा, ठीक है। अगर पोरस होगा तो वो तो उसको सोख लेगा, वो घुलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर परमिएबल होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने बीच से पानी को जाने के लिए अलाउ करेगा, एंड जब पानी अंदर जाएगा देन जहां जहां लाइमस्टोन का जमाव है उस एरिया को वो डिसॉल्व करते जाएगा एंड फाइनली इट विल फॉर्म द कार्स्ट टोपोग्राफी, ठीक है ना। उसके बाद है पोजीशन ऑफ द लाइमस्टोन शुड बी अबव द ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। Position of the limestone should be above the groundwater table. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल से अबव होना चाहिए, नहीं तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही अगर मान लीजिए नीचे ग्राउंड वाटर रहेगा, ग्राउंड वाटर लेवल पे रहेगा, ग्राउंड वाटर नीचे में रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर रहना चाहिए, सो दैट सरफेस ड्रेनेज में डिसअपियर थ्रू सिंक, ठीक है। मतलब जो जैसे कि अभी हम देखते हैं डायग्राम में, जैसे कि मान लीजिए
आपका एक नदी बह रही है, ठीक है ना, नदी बह रही है और उसके बीच में मतलब उस जो नदी आई उस वहां पर लाइमस्टोन का जमाव शुरू हो गया। तो लाइमस्टोन जैसे ही आया, नदी ने क्या किया, उस एरिया को मतलब घुलनशील हो गया वो, ठीक है, वो घुलनशील हो गया एंड इट विल गो इनसाइड, उसके अंदर चला गया, वो उससे आगे नहीं जा पाया, वो अंदर चला गया। इसलिए कभी कभी बोलते हैं कि नदी यहाँ आके खो जाती है। तो नदी कहाँ खो गई, नदी वहां इसलिए खो गई क्योंकि नदी जब उस एरिया में जैसे ही उसने एंटर किया, वहां उसको क्या मिल गया, लाइमस्टोन का जमाव मिल गया। लाइमस्टोन का जमाव में जैसे ही उसने एंटर किया वो घुलनशील हो गई और उसने उस एरिया को अपने अंदर मतलब वो घुलनशील के कारण घुल जाने के कारण क्या हो गया, वो एरिया से अब नदी अंदर की ओर चली गई, क्योंकि आगे बढ़ने के पहले ही वो घुलनशील हो गया। अब वो रास्ता उसको मिला ही नहीं आगे जाने का, वो अंदर की ओर घुस गया। अभी हम आगे जाकर के देखते हैं, उस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब लाइमस्टोन, अब नेक्स्ट जो है लाइमस्टोन जहां पर भी जमाव है उसको हमेशा हाईली फोल्डेड एंड फ्रैक्चर्ड होना चाहिए, ठीक है। limestone should be highly folded and fractured, ठीक है। फ्रैक्चर्ड, फोल्डेड एंड फ्रैक्चर्ड का मतलब हो गया लाइमस्टोन जो एरिया है उसको फोल्डेड होना चाहिए, मतलब मोड़दार होना चाहिए, और उनके बीच बीच में क्रैक्स होने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि लाइमस्टोन जो पानी है उसको धीरे धीरे जगह मिल जाता है नीचे अंदर पास होने के लिए, और तभी वो लैंडफॉर्म्स का निर्माण करता है। फोल्डेड होने से क्या होता है, उसको टाइम लगता है उस रॉक को इरोड करने में, बिकॉज इट इज फोल्डेड, मतलब बहुत फोल्डेड मतलब बहुत पुराना भी हो गया है, प्लस इट इज फोल्डेड, तो उसको बहुत सारे लेयर मिल जाते हैं, और लेयर ज्यादा होने के कारण इट टेक्स टाइम फॉर मतलब डिजोल्व होने में टाइम लगता है, और इस वजह से धीरे 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 वो डिजोल्व होता है और उसकी वजह से लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है और वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो लैंडफॉर्म है वो है लैपीज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज लैपीज। आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर पूरा प्लेन ग्राउंड है, बट इस एरिया में उबड़ खाबड़ हो गया है, ठीक है। तो इस एरिया में उबड़ खाबड़ आपको थोड़ा सा मैं और दिखा दूं। ओके, तो ये लैपिस जो है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है। जैसे ही जो आपका जो रिवर है वो लाइमस्टोन एरिया में जैसे ही गुजरती है, क्या होता है कि फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन एरियाज में फ्रैक्चर्स होते हैं, तो वो क्या होता है, जहां जहां घुलनशील, अब ये जो स्टोन है, ठीक है, ये सब इसमें फ्रैक्चर्स होने के कारण क्या होता है, जैसे ही जहां पर कमजोर फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये जो पूरा है ये पूरा ही लाइमस्टोन का है, लेकिन जहां फ्रैक्चर्स है वहां पर क्या होता है कि वहां की जो मिट्टी होती है या वहां का जो रॉक्स होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, ठीक है, वो जल्दी घुल जाता है। तो जैसे ही पानी यहाँ से गुजरेगा ऊपर से, क्या होगा कि वो जहाँ फ्रैक्चर्स है उस एरिया में जल्दी सॉल्यूशन प्रोसेस होगा, डिसॉल्विंग प्रोसेस जल्दी होगा, और जल्दी होने के कारण व्हाट इज हैपनिंग, इस एरिया से पानी नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि और ये जो आपको खड़ा चट्टान दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ भी ये भी लाइमस्टोन से ही बना हुआ है, बट यहाँ पर फ्रैक्चर्स नहीं है, जल्दी पानी को एंटर करने के लिए फ्रैक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये टाइम लगा रहा है घुलने में, इनको घुलने में टाइम, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड रॉक्स हैं और ये लाइमस्टोन से ही बने हैं, लेकिन फ्रैक्चर्स में क्या हो, क्योंकि वहां पर कमजोर है सब कुछ, कमजोर क्रैक्स हैं, तो वहां से वाटर जल्दी सॉल्युबल हो जा रहा है, और वो जैसे ही सॉल्युबल हो रहा है वो क्या हो रहा है, धरती के अंदर चला, तो केवल इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बच जा रहा है,
ठीक है, उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि एकदम लाइन से फ्रैक्चर्स हैं और बीच बीच में इस तरह से स्ट्रक्चर्स जो है वो खड़े हुए हैं। तो मतलब कहने का मतलब ऊपर का जो एरिया है वो बिल्कुल मतलब निकला हुआ है, क्या बोलेंगे, सिंह की तरह, ठीक है, निकला हुआ है। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं लैपीज, ठीक है। नेक्स्ट जो है इट इज नोन एज सिंक होल। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एरिया में क्या है, जैसे ही इस एरिया में आपका रिवर या कुछ भी आया, व्हाट इज हैपनिंग, ये तुरंत घुलनशील हो गया और ये इतना बड़ा सा होल बना दिया। इट इज नोन एज सिंक होल। यहाँ पर हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, ठीक है, इसमें सिंक होल है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये सिंक होल बन जाता है। नेक्स्ट जो इसका है, उसके सिंक होल जब बहुत बड़ा साइज का हो जाता है तो उसको कहते हैं डोलिनेज, ठीक है, डोलाइंस कहते हैं, सॉरी डोलाइंस कहते हैं, इस प्रोनाउंस एज डोलाइंस, ठीक है। डोलाइंस जो है वो सिंक होल का बड़ा रूप है, मतलब उसका जो साइज है वो बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि एरिया में, इतने एरिया में आपका लाइमस्टोन का जमाव है और वो पूरा घुलनशील है और घुलते जा रहा है एंड इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज सिंक होल के बाद बनता है पोलजे, ठीक है, पोलजे बनता है। पोलजे क्या होता है, पोलजे जो है जब दो डोलाइन मिल जाते हैं, ठीक है, डोलाइन बड़ा साइज है, जब दो डोलाइन मिल जाता है तो एक बड़ा सा गड्ढे का निर्माण होता है, ठीक है, बड़ा सा गड्ढे का निर्माण होता है। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसके बीच से भी नदी होके गुजर रही है। तो इस तरह से जब नदी होके गुजरती है, बड़ा सा गड्ढे का मतलब पहले तो सिंक होल बनता है, देन डोलाइंस बनते हैं, देन पोलजे बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डोलाइंस, इसमें सिंक होल नहीं दिया हुआ लेकिन डोलाइंस है, एंड दिस इज पोलजे बड़ा। तो डोलाइंस मिल करके इट इज फॉर्म पोलजे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर एक और दिख रहा है उवालास। उवालास मतलब पोलजे, पोलजे जब दो पोलजे मिल जाते हैं इट विल फॉर्म उवालास, ठीक है, उवालास बन जाएंगे ये दो पोलजेस मिलके विल फॉर्म एन उवालास, ठीक है। तो इस तरह से आपका देखो पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा लैपिस, तो बन जाता है। लैपिस में क्या होता है, एरिया है, बीच में फ्रैक्चर्स हैं तो वो अंदर की ओर घुस जाता है। तो ये खड़े खड़े जो स्टोन्स हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो इट इज नोन एज लैपिस। और उसके बाद जो लाइन बाय लाइन बनता है दैट इज, इसमें इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है, यहाँ देखिए दिस इज सिंक होल पॉन्ड है। उसके बाद इसमें, अच्छा ठीक है, इट इज नॉट क्लियर, ओके कोई बात नहीं, इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं। सिंक होल तो इसमें नहीं दिखा है। सिंक होल के बाद बनता है डोलाइंस, डोलाइंस के बाद बनता है पोलजे, एंड पोलजे के बाद बनता है युवालास, ठीक है। युवालास के बाद आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा है डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग स्ट्रीम, या इसको हम कहते हैं ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड वैली में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो नदी है, यहाँ पर अगर हम फोटो देखें तो यहाँ नदी है, ठीक है, तो इसके नीचे भी लाइमस्टोन का जमाव है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो है इस एरिया में तो होके गुजरती है, आगे जा करके इट डिसअपियर्स, वो डिसअपियर हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो अंदर की ओर घुस जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ब्लाइंड वैली, ठीक है। मतलब यहाँ पर जा करके नदी गायब हो गई। क्यों गायब हो, क्योंकि इसके नीचे भी आपका लाइमस्टोन का जमाव है और वहां से घुलनशील होते होते वो लाइमस्टोन का मतलब अंदर जा करके इरोजन वर्क शुरू कर देती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका, इस तरह से आपका मतलब क्या बोलते हैं, इरोजनल फीचर्स बनते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही है, मतलब इतना ही मेन फीचर्स है। दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स फॉर कास्ट टोपोग्राफी, ये इरोजनल फीचर्स हैं। तो सबसे पहले बनता है लैपिस, उसके बाद लैपिस बन जाने के बाद
शुरुआत होती है सिंक होल से, छोटा होल, उसके बाद बनता है डोलाइंस, देन बनते हैं पोल्चेस, एंड देन बनता है यहाँ पर उवालास। हम देखेंगे यहाँ उवालास बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ कास्ट टोपोग्राफी या लाइमस्टोन टोपोग्राफी। तो इतना ही आज के लिए, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिपोजिशनल फीचर्स। तो आपका जो क्वेश्चन है दैट इज, आपका क्वेश्चन क्या क्या होगा? आपका क्वेश्चन होगा कि लाइमस्टोन द्वारा निर्मित अपर्दित स्थलाकृतियों का वर्णन करें। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। लाइमस्टोन द्वारा निर्मित अपर्दित स्थलाकृतियों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय लाइमस्टोन टोपोग्राफी और कास्ट टोपोग्राफी। तो ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप इसको लिखोगे तो इट विल बी ऑफ 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे कि अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या आएगा, व्हाट इज डोलाइंस, व्हाट इज पोल्चे, व्हाट इज उवालास, व्हाट इज सिंक होल। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, ठीक है। उवाला क्या है, पोल्चे क्या है, डोलाइंस क्या है, दीज आर द 5 नंबर क्वेश्चन। या फिर आएगा आपका, या फिर आएगा कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस, what are the essential conditions for what are the essential condition for the development of कास्ट टोपोग्राफी। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इतना ही है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम क्वेश्चन और एक बार रिपीट कीजिए तो। लाइमस्टोन द्वारा निर्मित, उसके बाद क्वेश्चन ना एक मेरा टाइम आउट हो रहा है, तो एक काम करती हूँ, मैं क्वेश्चन आपको टाइप करके भेज देती हूँ, ठीक है। आप हम सारा क्वेश्चन टाइप करके भेज देंगे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उसको करके रखिएगा एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिपोजिशनल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए हम मैम, हाँ बोलो मैम एक बार उवालास समझा दीजिएगा। उवालास, उवालास जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने सिंकहोल समझ में आया आपको? यस सिंकहोल मैम। कैसे बना, सिंकहोल बना, सिंकहोल का साइज बड़ा हो गया, डोलाइंस हो गया वो, ठीक है। डोलाइंस 2 या 3 डोलाइंस जब मिल जाते हैं देन इट विल फॉर्म पोल्जे, और जब पोल्जे मिल जाता है, 2 पोल्जेस मिल जाते हैं देन इट विल फॉर्म उवालास। हो गया? यस मैम। ठीक है। तो उवालास जो है वो बड़ा शेप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो उवालास को, ठीक है। इसका मैं फोटो इसमें डाल दूंगी, आप चिंता मत करो। इसमें मैं जब पीपीटी दूंगी देन आई विल पुट द फोटो फॉर उवालास, ठीक है। तो ये हो गया। और कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ बोलो। यस बोलिए। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? मैम 15 मार्क्स का जो आंसर होता है उसका कितना पेज लिखना होगा? आंसर में देखिए आपका पेजेस डिपेंड, पेजेस से मतलब नहीं रहता, क्योंकि हम पेजेस के बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि आपको 3 पेज लिखना है, 4 पेज लिखना है। लेकिन हाँ इतना मैं बता सकती हूँ कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन लिखना है। अब वो कितने भी पेज में आ सकता है आपका। जैसे कि जब आप बनाते हो नोट्स, तो आप जैसे कि 15 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हो, इसमें लैंड फॉर्म्स है, आप इसमें क्या क्या दिखाओगे? इसमें दिखाओगे कि आपका मतलब डायग्राम्स बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद आप बगल में उसके बारे में लिखोगे, ठीक है। इसका मैं अलग अलग डायग्राम भी आपको दे देती हूँ अभी, जैसे स्केचेस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको दे देती हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपको मेनली आपको क्या करना होता है, आपको स्केच बनाना होता है और लिखना होता है। अब वो कितना पेज में आएंगे ये हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि आप मान लीजिए आपने थोड़ा बड़ा स्केच बनाया है, क्योंकि इतना बड़ा स्केच बनाना है कि दिखाई दे, और इतना बहुत बड़ा स्केच भी नहीं बनाना कि पूरा पेज में आ जाए, ठीक है। तो इतना बड़ा स्केच बनाना है कि हाँ थोड़ा सा छोटा सा स्केच जो कि दिखाई भी दे, समझ में भी आए, ठीक है। तो उतना बड़ा स्केच बनाना है और उसके बाद लिखना है उसको, ठीक है। तो उतना करने में आपको कितना पेज जाएगा दैट इज नॉट लिमिटेड,
ठीक है, तो वो हम नहीं बता सकते कि 3 या 4, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने बोला कि आपको 2 पेज में लिखना है, तो आप कितना छोटा डायग्राम्स बनाओगे? तो छोटा डायग्राम्स बनाने से क्या होगा, इट विल नॉट बी क्लियर, कुछ क्लियर ही नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं। तो आपको डायग्राम्स मीडियम साइज के बनाने हैं, और पेज में एटलीस्ट अगर एक पेज है, एक कॉपी का पेज होता है, तो उसमें एटलीस्ट मान लीजिए अगर बहुत बड़ा डायग्राम है, बहुत ज्यादा उसमें दिखाना है, तो 2 डायग्राम आने चाहिए एक पेज में। और अगर छोटा डायग्राम है तो आप 3 डायग्राम भी एक पेज में ला सकते हैं, क्योंकि डायग्राम के साथ साथ लिखना भी है। डायग्राम बनाया और फिर लिखा, उसके बारे में बगल में लिखना भी है। तो उतना करने के लिए आपको मैक्सिमम 2 डायग्राम एक पेज में आएगा, या 3 डायग्राम आएगा, छोटा डायग्राम है तो। अगर छोटा डायग्राम, छोटा साइज बनाने से भी समझ में आ जा रहा है, देन आप छोटा डायग्राम बना सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा डायग्राम्स नहीं बनाना है। हाँ, जब मैप बनाना होता है, जैसे कि अभी ये वाला डायग्राम बनाना है, इसमें आपको सारे फीचर्स के बारे में आप दिखा रहे हो, तो ये डायग्राम एक पेज में आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीजें जो कि आपको दिखाना है। तो आप अगर सारी चीजों को क्लियरली नहीं दिखाओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो बहुत बड़ा डायग्राम है तो एक पेज में आप बनाओगे और उसके बाद लिखोगे उसके बारे में कि क्या क्या है वो। तो हमेशा जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें पेज हम नहीं काउंट करते, उसमें हम है कि आप कितना इंफॉर्मेशन उसमें दिए हो, सारा इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। और कुछ पूछना है? एनीथिंग एल्स? ओके, अगर नहीं पूछना तो मैं ये क्लास एंड कर रही हूँ और आप लोगों को ये मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो ओके, थैंक यू गर्ल्स।